नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, इस 5 क्वेश्चंस के सीरीज में हम आज आपको बताने वाले हैं पूरे चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर सेट में बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि ये अगले 30 दिन तक का सेशन आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको अलग से कोई भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है इन्हीं सब बताए गए न्यूमेरिकल्स में से कोई न कोई न्यूमेरिकल या किसी न किसी टाइप का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ अब चीजें आपको बता दें कि सपोज ये कोई आवेश है, बिंदु आवेश प्लस क्यू है और यहां से r दूरी पर स्थित मान लीजिए कोई बिंदु है और यहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, यहां हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर स्थित जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, वो आपका होता है कि Q/r²। ठीक है, और K का मान बच्चों होता है 1/4πε0 Q/r²। हो सकता है बच्चों इस चैप्टर के फार्मूले आप भूल चुके होंगे, मतलब ये भी संभावना है कि आपको याद भी होगा और संभावना ये भी है कि आपको भूल भी चुका होगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं, याद होगा पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप सीख लो। ठीक, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चों, क्या होता है? 9 × 10⁹ यदि आपको ये सब फार्मूला नहीं पता है तो आप पहले इन सब फार्मूलों को कहीं नोट कर लो, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एक बात और बच्चों हम आपको बता दें कि सपोज ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होती है ना, वो बाहर की तरफ होती है। प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो बाहर की तरफ होती है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है बच्चों, वो माइनस क्यू आवेश की ओर ही होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 कूलाम व 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु आवेश है। सपोज ये बिंदु ए पर स्थित आवेश और यहाँ बी। तो बिंदु ए पर जो बच्चों स्थित आवेश है वो है 5 × 10⁻19 कूलाम और बी पर जो स्थित आवेश है वो है 10 × 10⁻19 कूलाम। बच्चों दोनों बिंदु आवेश क्या है? धनात्मक है। अब आप ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी बच्चों, जितने भी आवेश हैं वहां पे, उन आवेशों के कारण उस बिंदु पे उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग है वो 0 होना चाहिए। तो बच्चों हम मान लेंगे यहाँ कोई बिंदु है O, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। मतलब इसके कारण यहाँ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, दोनों वैद्युत क्षेत्र का जो योग है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आया? अब आप देखो, तो हम मान लेंगे कि ये बिंदु इस आवेश से x दूरी पर है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर है। ठीक, अब आप ध्यान देना, ये पूरी दूरी 1 मीटर है, ये x है, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 1 - x मीटर। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ये बच्चों धन आवेश है। इस धन आवेश के कारण जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, E1 मान लो। इस धन आवेश के कारण इस बिंदु पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी भी दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। इसको आप E2 मान लो। क्लियर? यहाँ आप देख रहे हो दोनों दिशा में क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत है। ठीक है ना? तो विपरीत दिशा को दिखाने के लिए बच्चों माइनस का प्रयोग करते हैं। बात समझिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है बिंदु O पर। तो बिंदु O पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इसका मतलब है कि E1 + E2 का जो मान है वो क्या होना है? 0। E1 + E2 का मान क्या है? 0 है। तो बच्चों E1 और E2 विपरीत दिशा में है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा को दिखाने के लिए
किसी एक को आप माइनस में दिखाओ तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो बिंदु O पर दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, मतलब बिंदु O पर E1 का मान E2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात क्लियर। अब आप ध्यान देना, तो हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों फार्मूला होता है KQ/R²। K इसे हम मान लेते हैं Q1 और इसे हम मान लेते हैं बच्चों Q2। तो ये हो जाएगा KQ1/R²। R क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, x है, तो ये बच्चों हो जाएगा x²। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे कि बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र E2। ठीक है, तो बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण जो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र है वो बच्चों हो जाएगा E2 बराबर क्या होगा, KQ/R²। तो K इसको माने हैं Q2, Q2/R, इनके बीच की दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि चूंकि E1 व E2 क्या है, विपरीत दिशा में है, E1 व E2 बच्चों क्या है, विपरीत दिशा में है, और बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। चूंकि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2। और E1 का मान क्या है आपका, E1 का मान है आपका KQ1/x², और E2 का मान है बच्चों KQ2/1 - x²। क्लियर, तो K से K का खत्म। Q1 की वैल्यू है बच्चों क्या, 5 × 10⁻19, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻19 बटे x², और Q2 की वैल्यू आपकी है 10 × 10⁻19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। तो 10⁻−19 से 10⁻−19 कैंसिल, 5 × 1 = 5 और 5 दूना क्या हो गया बच्चों, 10। तो यहाँ निकल के आ गया 1/x² बराबर 2/1 - x का होल स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 - x के होल स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x का होल स्क्वायर, और x² का 2 में होगा तो 2x का स्क्वायर। अब आप ध्यान देना, 1 - x का होल स्क्वायर, इधर भी दोनों डिजिट को स्क्वायर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे √2x। देखो, तो √2x का जब होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, और x का स्क्वायर x आ जाएगा। क्लियर है, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 - x बराबर √2x। ठीक, तो 1 बराबर -x को उधर आप लेके जाओगे तो √2x + x। क्लियर है, अब आप ध्यान देना, 1 बराबर यहाँ आप x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √2 + 1 × x। क्लियर, अब आप ध्यान दो,
1 प्लस रूट 2 को इधर आप नीचे ला दो, इधर हो जाएगा x बराबर 1/1 प्लस रूट 2। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 414 मीटर। ठीक है, 0.414 मीटर। तो आपका आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन क्या था कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। हम मान लिए थे कि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और बिंदु O हमारा बिंदु A पर स्थित आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। यही वैल्यू हमको निकालनी थी, तो x की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों क्या, 0.414 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। क्लियर है। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप। क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि किस चैप्टर से ये प्रश्न है। न्यूटन बटे कूलाम है, YZ तल के समांतर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम आपको समझा रहे हैं। YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर E। ठीक, तो E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस फॉर्म में दी हुई है, IJ के मतलब सदिश के फॉर्म में दी हुई है। तो E डॉट A कब निकल पाएगा, जब E और A दोनों सदिश के फॉर्म में होंगे। बट क्षेत्रफल जो दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, ये आपका सदिश के फॉर्म में नहीं दिया है, बट दिया क्या है कि YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के आयताकार पृष्ठ से। अब आप मेरी बात को समझना, यदि प्रश्न में दिया है YZ तल देखिए 3 प्रकार का होता है। एक होता है X, एक होता है Y, और एक होता है बच्चों Z। ये तीनों तल एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तीनों अक्ष। क्लियर। तो X अक्ष पे जो इकाई सदिश होता है वो I कैप होता है, Y अक्ष पे जो इकाई सदिश होता है J कैप, और Z अक्ष पे जो इकाई सदिश होता है बच्चों वो क्या होता है, K कैप। यदि प्रश्न में आपसे कहता है कि YZ तल में क्षेत्रफल है, YZ तल में, तो आप ध्यान रखना जो आप क्षेत्रफल निकालोगे उसमें आप YZ तल में, YZ कौन है, ये Y है और ये क्या है, Z है। तो YZ तल में कोई पृष्ठ रखा होगा तो वो क्या होगा, X अक्ष के अनुदिश होगा, तो A का जो वैल्यू होगा वो I कैप के रूप में हो जाएगा। और यदि बच्चों प्रश्न में देगा XZ तल, हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि इसमें YZ है तो X नहीं है, और X अक्ष के अनुदिश होता है I कैप, तो क्षेत्रफल को आप I के फॉर्म में लिख देना। और यदि बच्चों XZ तल देता है तो Y नहीं दिया है, Y का इकाई सदिश बच्चों क्या है, J है, तो क्षेत्रफल को आप J के फॉर्म में लिख देना। क्लियर, ये पॉइंट आप कहीं नोट कर लेना। ठीक है। और यदि मान लो बच्चों XY तल दिया है तो मतलब Z वाला नहीं दिया है, और Z अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है वो क्या है, K कैप है, तो क्षेत्रफल को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, K कैप के फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रश्न बच्चों कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दे रखा है 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप। ठीक है। K की वैल्यू बच्चों नहीं पता है इसमें, तो यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही लिख लें, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। 1.6 J, K को लिखना है तो लिख दो 0 K कैप। ठीक, फिर लिखेंगे YZ तल में क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, X वाला नहीं है, मतलब X अक्ष के अनुदिश होगा, तो 0.2 मीटर दिया है ना, तो इसको आप लिख देंगे 0.2 I कैप। क्लियर बात। अब आप ध्यान दो, प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है E डॉट A। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई E बराबर होता है E डॉट A। क्लियर।
ई की वैल्यू है बच्चों 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, ठीक है। के नहीं है तो आप के लिख दिए थे, इसमें हम 0 के कैप डॉट ए का लिखना है बच्चों, जे और के नहीं है तो जे और के को 0 के फॉर्म में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 जे के कैप। अब देखो हम आपको बता रखे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में सेम सदिश का सेम सदिश में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आई का आई में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जे का जे में और के का के में। तो आई में आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे में जे का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और के में के का डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अलग अलग सदिश का यदि हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू उसकी क्या होगी 0 होगी। तो आई का आई में बच्चों करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और ये होगा 1.2 गुणे 0.2। क्लियर। अब आप देखो जे का जे में करोगे 1 हो गया, बट 0 का 1.6 में करोगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया 0 और ये वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। मतलब 12 दूना क्या हो गया 24, इसमें एक अंक पहले दशमलव, इसमें भी एक अंक पहले दशमलव, तो दशमलव बच्चों कैलकुलेट होके आ जाएगा 2 अंक पहले। तो ये क्या निकल गया बच्चों वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। बात क्लियर। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका गॉस के प्रमेय पर आधारित है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय। तो बच्चों गॉस का प्रमेय होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर 3q - 2q q तथा +2q आवेश रखें। मतलब एक गॉसियन पृष्ठ है, उसके भीतर बच्चों 3q - 2q q तथा +2q आवेश रखे हैं। कह रहा है पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, पृष्ठ से परिबद्ध, पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश गुणे 1/ε0। क्या कहता है गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कौन सा पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स φe बराबर, अब ये कुल आवेश निकालना है, कुल आवेश, इसमें आवेश है बच्चों 3q है, सबको जोड़ना पड़ेगा, -2q है, +q है और +2q है। क्लियर बात, गुणे 1/ε0 है, तो कुल विद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब आप जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 2 6। ठीक है, ये धनावेश धनावेश धनावेश, 3 2 5 1 6, और 6 में से 2q जब माइनस करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 4q गुणे 1/ε0। मतलब इसका आंसर निकल के आ गया 4q/ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं विभव वाले चैप्टर का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज। बच्चों ये समखटभुज है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक भुजा क्या होती है बच्चों बराबर होती है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा, मतलब इसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है। मतलब क्या है बच्चों
कि इसमें 6 शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष पर आवेश का मान क्या है, समान है। यदि मान लीजिए यहाँ पे आवेश Q है तो यहाँ भी Q होगा, यहाँ भी Q होगा, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। इसका मान कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रो कूलाम। कह रहा है खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे मिला दीजिए, मतलब इसके विकर्ण को मिला दीजिए, ठीक है। ये खटभुज का केंद्र बिंदु मान लीजिए O है, यहाँ पे हमें विभव निकालना है। बच्चों विभव क्या है, एक अदिश राशि है। विभव क्या है, एक अदिश राशि है। इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकालेंगे, फिर इसके कारण बिंदु O पर विभव निकालेंगे, इस आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकालेंगे, इसके भी कारण बिंदु O पर, इसके भी कारण बिंदु O पर, मतलब प्रत्येक आवेश के कारण हम बिंदु O पर विभव निकालेंगे, ठीक है। और सभी विभव को जब हम जोड़ देंगे तब यहाँ पे परिणामी विभव निकल जाएगा। क्योंकि बच्चों वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, और जब कोई भी भौतिक राशि अदिश होती है और उसके बहुत सारे वैल्यूज दिए रहते हैं और परिणामी निकालना होता है तो उन सभी भौतिक राशियों को हम जोड़ देते हैं। मतलब प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण बिंदु O पर जो निकलने वाला वैद्युत विभव होगा उन सभी को हम जोड़ देंगे तो इस समखटभुज के केंद्र बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव निकल जाएगा। बात समझिए। तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं कि खटभुज के केंद्र पर, खटभुज के केंद्र पर परिणामी विभव। एक चीज और बता दे बच्चों, मान लीजिए यदि कोई आवेश यहाँ Q है, इस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, सपोज A है, सपोज O है, तो यहाँ यदि हमें वैद्युत विभव निकालना है तो फार्मूला होता है KQ/R। क्या होता है बच्चों, V बराबर होता है KQ/R। अब आप ध्यान देना, तो यहाँ पे 6 बिंदु आवेश हैं, 6 बिंदु आवेश क्या है, बराबर है। इनका मान कितना है, 5 माइक्रो कूलाम। आप ध्यान रखना। तो V बराबर बच्चों होगा V1, पहले बिंदु आवेश के कारण बिंदुओं पर वैद्युत विभव, V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस बच्चों क्या हो गया V6। तो प्रत्येक पर आवेश क्या है, समान है। बात समझना। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो बट मैं प्रोसेस में कर रहा हूँ। तो V1 क्या हो जाएगा, KQ बटे इनके बीच की दूरी समान लो R है, ये R और ये R। क्लियर बात। तो KQ बटे क्या हो जाएगा R, और ये भी हो जाएगा KQ बटे R, ये भी बच्चों क्या होगा KQ बटे R, और ये भी आपका हो जाएगा KQ बटे R प्लस KQ बटे R प्लस KQ बटे R। मतलब 6 बार एक ही चीज लिखा गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V बराबर 6 गुणे KQ बटे R, ठीक है। जिसका दिमाग थोड़ा अच्छे से चलेगा वो आप डायरेक्ट ही लिख देना कि प्रत्येक आवेश क्या है, समान है, ठीक है। और 6 आवेशों के कारण उस बिंदु O पर उत्पन्न जो परिणामी विभव हो जाएगा 6 गुणे KQ/R हो जाएगा। Q का वैल्यू तो बच्चों पता है और K एक नियतांक है, इसकी भी वैल्यू हमको पता है। प्रॉब्लम आती है R में। तो बच्चों खटभुज का जो केंद्र होता है, खटभुज का जो केंद्र होता है, खटभुज के केंद्र और इसके शीर्ष से जो दूरी होती है वो दूरी इसकी भुजा के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब खटभुज के केंद्र से इसके प्रत्येक शीर्ष की जो दूरी है खटभुज के भुजा के बराबर होती है। और बच्चों खटभुज की जो भुजा है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसलिए इसके और इसके बीच की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो Q बराबर दिया है बच्चों 5 माइक्रो कूलाम। तो इसको कूलाम में हम बदलेंगे तो 10 से -6 कूलाम हो जाएगा। और R बराबर बच्चों दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप मीटर में ले जाओगे तो 10 से -2 मीटर। अब आप ध्यान देना, अब हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो जो आपका परिणामी विभव निकल के आ जाएगा V बराबर 6, और K बच्चों क्या होता है, नियतांक है। नियतांक का मान है 9 गुणे 10 पे 9 गुणे Q का मान है बच्चों 5 गुणे 10 पे -6 बटे R का मान हो गया, देखो 10 से -2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है,
बेस सेम पावर ऐड, तो 10 पे बच्चों क्या हो गया, -1 हो गया। आप इसे डायरेक्ट लिख लो 10 पे -1। अब आप क्या करो, 6 और 9 गुणे 5, इनको पास में लिख लो। बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो पावर जब ऐड होगा तो 9 प्लस में है -6 तो 9 प्लस -6 कितना हो जाएगा, +3, और 10 पे -1 को आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 पे +1, और भी बराबर बच्चों आ जाएगा 9 छके होता है 54 गुणे 5 गुणे बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 10 पे क्या हो जाएगा 4, और v बराबर हो जाएगा 5 के 20 को 0 हासिल 2, 5 बचे 25 2 27 गुणे हो गया 10 पे 4। अब आप क्या करो, ये आ गया आपका 270 गुणे 10 पे 4, ठीक है। दशमलव को थोड़ा इधर खिसका लो, तो 0.2 अंक जब आप इधर खिसकाओगे तो 2.7 गुणे, जितना डिजिट हम दशमलव इधर खिसकाते हैं उतना 10 पे प्लस पावर होता है, +2 गुणे 10 पे +4, तो ये आपका निकल के आ जाएगा बेस सेम पावर ऐड 10 पे 6 वोल्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस एक बात का आप ध्यान रखना, तो खरबूज के केंद्र बिंदु से इसके शीर्ष की जो दूरी होती है उसकी भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है? तो बच्चों अब हम आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, ठीक है। लेंस की क्षमता को आप P से रिप्रेजेंट करते हो, तो P1 बराबर दिया है 5 डायोप्टर और P2 बराबर दे रखा है -3 डायोप्टर। तो कह रहा है संपर्क में रखी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब संयुक्त लेंस की क्षमता निकल जाएगी तो संयुक्त फोकस दूरी भी निकल जाएगी, ठीक। तो संयुक्त जो क्षमता होगी, संयुक्त क्षमता, तो संयुक्त क्षमता बच्चों P बराबर हो जाएगा P1 + P2, ठीक। P1 की वैल्यू है 5 डायोप्टर प्लस P2 की वैल्यू है -3 डायोप्टर। क्षमता धनात्मक है मतलब उत्तल लेंस है, क्षमता ऋणात्मक में है मतलब अवतल लेंस है। तो 5 में से 3 गया बच्चों 2, ठीक है। मतलब प्रश्न क्या कह रहा था कि 5 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस और 3 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस मिलाने पर 2 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस बन गया। अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान दो, तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में, मतलब फोकस दूरी यदि हमको सेंटीमीटर में निकालना है तो P बराबर 100/f फार्मूला होता है। तो F को आप इधर ट्रांसफर करो तो F बराबर हो जाएगा 100/P, तो 100 और P की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 2। अब इसे आप कट करोगे तो आ जाएगा +50 सेंटीमीटर, मतलब फोकस दूरी निकल के आ गई +50 सेंटीमीटर। बात क्लियर? तो बच्चों उम्मीद है आपको पांचों के पांचों प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। यदि मैं आपको कोई प्रश्न सिखाने में सफल रहा तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए।